वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था आपको नाउन के बारे में, किसके बारे में बताया था? नाउन के बारे में। तो आज हम बताएंगे आपको प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आज हम किसके बारे में बताएंगे आपको? प्रोनाउन के बारे में। नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम। आई होप कि आप लोगों को कल की क्लास जो हमारी थी, जो पिछली क्लास थी, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज हम देखते हैं प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के टाइप, प्रोनाउंस के यूज, है ना। ये क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, कैसे इनका प्रयोग होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनीशन, मतलब इनकी परिभाषा। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? अगर हम प्रोनाउन के बारे में बात करें तो a word which is used in place of noun called pronoun। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड अवर्ड मतलब ऐसे वर्ड विच इज यूज, जो प्रयोग किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर, कॉल्ड प्रोनाउन, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं इनके क्या एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई हो गया, है ना, वी हो गया, है ना, यू हो गया, ही, शी, इट, अस, देम, हिम, हर, ठीक है, सॉरी, हर, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, अस, देम, हिम, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये कहाँ पे वो यूज होते हैं? ये होते हैं नाउन की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा नाउन, प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन के हमने टाइप्स देख लिए। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन का जो यूज होता है वो हम कहाँ पे करेंगे। जो प्रोनाउन का यूज होता है हम कहाँ पे करेंगे, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने आपको सबसे पहले क्लास में बताया था कि कोई अगर इंग्लिश का सेंटेंस होता है वह इस फॉर्मेट में लिखा होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये भाग होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हम नाउन का प्रयोग करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी हम नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर हम नाउन का प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नाउन का प्रयोग होगा और प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब हम बात किसी कर रहे हैं? प्रोनाउन की बात किसी कर रहे हैं? प्रोनाउन की। मतलब ये सब्जेक्ट की जगह पर भी प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी प्रयोग होता है। मतलब ये जो प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउंस का प्रयोग हम सब्जेक्ट की जगह पर भी करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी करते हैं। मतलब हमारे जो प्रोनाउन होते हैं उनके दो केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या कहलाता है और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो सब्जेक्टिव केस है तो इसके अंतर्गत आते हैं आई, वी, यू, ही, शी,
इट, दे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं किसके अंतर्गत? सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा माय, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, यू का तो यू ही रहेगा, ही का क्या हो जाएगा? हिम, शी का क्या हो जाएगा? हर, इट का क्या हो जाएगा? इट ही रहेगा, दे का क्या हो जाएगा? देम। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस और ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ही दिख रहा होगा और यहाँ पर सी दिख रहा होगा। इन दोनों का मतलब क्या होता है? वह है। तो जो ही है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मेल के लिए करते हैं। और जो सी है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं। ठीक है, मगर कोई लड़का है तो उसके लिए ही इज़ बॉय, शी इज़ गर्ल। कोई लड़का है, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ही का प्रयोग करोगे। अगर कोई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? शी का प्रयोग करोगे। दोनों का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस और ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं आई क्या है? एक बहुवचन है। वी क्या है? बहुवचन है। ठीक है, ही क्या है? एक वचन है। सी क्या है? एक वचन है। इट क्या है? एक वचन है। और दे क्या है? बहुवचन है। इनको आपको ध्यान में रखना कि इनका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम नाउन और प्रोनाउन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हम सब्जेक्ट बोलेंगे तो आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों समझना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन। तो अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो एक वचन आएगी। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जब हम वर्ब की बात करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों समझनी है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब क्या होगी? एक वचन होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी? बहुवचन होगी। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा इज, एम, आर, है ना, हैज, हैव, was, were, do, does। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? ये हमारी कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इज हमारी क्या है? एक वचन है। एम इसको सिर्फ आई के साथ प्रयोग करोगे। आर क्या है? हमारी बहुवचन है। हैज एक वचन है। हैव बहुवचन है। was एक वचन है। वर बहुवचन है। डू बहुवचन है। ठीक है, डज एक वचन है। समझ गए बात को? तो जितने भी प्रोनाउन हमारे एक वचन में होंगे उनके साथ हम एक वचन वर्ब का प्रयोग करेंगे और जितने भी प्रोनाउन हमारे बहुवचन में होंगे उनके साथ हम बहुवचन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह पर आई है तो हम आई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर ही है तो ही हमारा क्या है? एक वचन है, तो हम एक वचन इज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? आगे जब हम सेंटेंसेस का प्रयोग करके देखेंगे, या कि आप बुक में भी देख सकते हैं कि एक वचन वर्ब के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब एक ही वचन लगी होगी और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब जो लगती है वो बहुवचन ही लगती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए, हाँ एक चीज़ और, शैल भी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल भी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो वास्तव में यूज इनका अलग होता है, लेकिन जो शैल होती है वो एक वचन के लिए यूज होती है और विल का प्रयोग हम किसके प्रयोग करते हैं? बहुवचन के लिए। लेकिन जब हम आगे जब टेंसेस पढ़ाएंगे तो हम बताएं कि विल का प्रयोग कहाँ पे होगा और शैल का प्रयोग कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल क्या लेता हूँ? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। अगर मैंने लिखा आई विल शी यू, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो अब देखो यू क्या है, यू ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत भी आता है, तो हमने ऑब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग किया। और आई क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया, आई का प्रयोग किया। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँगा, समझ गए बात को, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस के टाइप। तो पहला टाइप होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे प्रोनाउन या ऐसे नाउन जिनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, उनके लिए आप इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। ये होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये हम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनीबॉडी, anybody, anyone, someone, somebody, ठीक है, all, other, something, ठीक है, नोबडी, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति कौन सा, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या कहलाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, तो उसी प्रकार से एनीवन, समवन, कोई भी, है ना, मतलब यहाँ पर किसी भी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान, मतलब निश्चित नाउन के बारे में प्रयोग नहीं चल रहा है, बात पता नहीं चल रहा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए बात को, सच, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला someone rang the bell, किसी ने घंटी बजाई, यानी कोई एक ने किसी एक ने घंटी बजाई, है ना, या someone rang the bell, है ना। तो हमें घंटी किसने बजाई, बेल को किसने बजाया, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है ना। तो हमने सोचे किसी ने बजाया होगा, किसी ने घंटी बजाई, तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, हमने यहाँ पर प्रयोग किया समवन का प्रयोग। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम देखते हैं प्रोनाउन का अगला टाइप। अगला टाइप जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है एक निश्चित, अभी हमने देखा था अनिश्चित प्रोनाउन के बारे में, अब हम क्या देख रहे हैं, निश्चित प्रोनाउन के बारे में। दूसरा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह किसी भी निश्चित व्यक्ति या निश्चित नाउन का बोध कराता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह किसी भी निश्चित व्यक्ति या निश्चित नाउन का बोध कराता है। वह नाउन व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निश्चित प्रोनाउन। तो निश्चित प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, है ना, दे हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, क्या देखा हमने, यू हैव रीड द बुक।
ठीक है। तुमने किताब पढ़ लिया है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि हम प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग या तो हम सब्जेक्ट की जगह करेंगे या तो हम ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो यू क्या है हमारा प्रोनाउन, और ये कैसा प्रोनाउन है, बहुवचन है। ये कैसा है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होगा, बहुवचन के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो हैव क्या है, हैव हमारी क्या है, बहुवचन की वर्ब है। इसका एक वचन क्या होता है, इसका एक वचन हैज होता है। तो हमने यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं किया, यू के साथ हमने हैव का प्रयोग किया, क्योंकि यू बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन होगी। समझ गए बात को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, खुद का प्रदर्शन करना, है ना, खुद को प्रदर्शित करना, है ना, खुद के बारे में, खुद के गुणों का बखान करना, खुद के बारे में बताना, खुद के किए गए कार्य के बारे में बताना कि मैंने ऐसा किया, है ना। आई रीड बुक माई सेल्फ, मैंने खुद ये किताब पढ़ी, है ना। समझ गए बात को। तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये प्रेसिडेड बाय एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। कहने का मतलब ये किसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को, प्रोनाउन को। कहने का मतलब ये इनके पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इनके पहले इनका प्रयोग होता है। और ये किससे मिलकर के बने होते हैं, ये सेल्फ से मिलकर के बने होते हैं और सेल्फ्स से मिलकर बने होते हैं। अगर आपका प्रोनाउन एक वचन है तो वहाँ पर सेल्फ का प्रयोग होगा, और अगर आपका प्रोनाउन बहुवचन है तो वहाँ पर आपको सेल्फ्स का प्रयोग होगा। कैसे, जैसे देखिए माई सेल्फ, ठीक है, माई मतलब एक ही होगा ना, मेरा, आई, माई, ठीक है। आई का प्रयोग मेरा या मैं केवल एक, तो माई के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, सेल्फ का प्रयोग करोगे। ठीक है। अब जैसे अवर, ओ यू आर, वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, अवर होता है। तो अवर क्या होगा हमारा, बहुवचन होगा, तो इसकी जगह इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल्फ्स का प्रयोग करें। ये अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ठीक है ना। हिम सेल्फ, ही का प्रयोग हो तो ही का हिम होता है, ही एक वचन तो मतलब हिम भी एक वचन, तो इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, हिम सेल्फ का प्रयोग, सेल्फ का प्रयोग करोगे। ठीक है। देम सेल्फ्स, अब जैसे देम हो गया, THEM देम, तो देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और दे हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। तो देम क्या हो गया हमारा, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करोगे, सेल्फ्स का प्रयोग करोगे। ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं बहुवचन। ठीक है, समझ गया बात को। ये हमारे बहुवचन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वह क्या, खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कोई भी नाउन खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिखा क्या कि I had आई हैड मत लिखो, हम यहाँ पर लिखते हैं आई रोट अ लेटर माई सेल्फ। ठीक है, आई रोट अ लेटर माई सेल्फ, यह पत्र मैंने खुद लिखा है ना। मतलब यहाँ पर देखो माई सेल्फ, यहाँ पर आई, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। हमने बताया था कि जो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, माय होता है। अब माय में सेल्फ लग गया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया।
ठीक है। जब माय था तो ये पर्सनल प्रोनाउन था, सेल्फ लग गया तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये जो प्रोनाउन आई है, तो आई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माय का प्रयोग करते हैं। तो आई ये क्या कर रहा है, खुद के द्वारा किए गए कार्य को बता रहा है, या खुद के द्वारा किए गए कार्य को खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये काम मैंने किया है। किसने, मैंने किया है। ठीक है, तो आई रोट अ लेटर माई सेल्फ, मैंने यह पत्र खुद लिखा है। ठीक है, मैंने एक पत्र खुद लिखा। ठीक है, लिखने का कार्य कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो मेन चीज़ें हैं हर एक प्रोनाउन में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इटसेल्फ भी हो जाएगा इसका। चलिए अब हम अगला देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम देखते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है दिशा सूचक, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। जो दिशा की सूचना देते हैं दिशा सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ गए बात को, मतलब ये इशारा करते हैं, निर्देश देते हैं, है ना, निर्देशित प्रोनाउन निर्देश देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है ये, और दोस का मतलब होता है वे। ठीक है, अब मेरे द्वारा बात कही गई बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो दिस होता है ये होता है एक वचन, और ये जो दीज होता है ये होता है बहुवचन। उसी प्रकार से जो दैट होता है ये होता है एक वचन, और ये दोज होता है ये होता है बहुवचन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, दिशा सूचक प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, अब देखिए, तो जो दिस होता है, दिस क्या होता है, एक वचन, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है दीज, और दैट होता है एक वचन और इसका प्लूरल होता है दोस। अब देखिए, दिस का क्या हो जाएगा, दीज, और दैट का क्या हो जाएगा, दोस। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम किसी अगर मान लीजिए हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम एक वस्तु के बारे में बात करें तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दोस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दिस का प्रयोग क्या होता है, पास के लिए, और दैट का प्रयोग किसके लिए होता है, डिस्टेंस यानी दूरी के लिए। ठीक है, दूर के लिए। तो जब दिस का प्रयोग पास के लिए होगा तो दीज का प्रयोग भी पास के लिए होगा, और दैट का प्रयोग दूर के लिए होगा तो हम दोस का प्रयोग भी हम दूर के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम पास में ही रखी है, हमारे पास में जस्ट टेबल पे रखी हुई है, पास में यहाँ पे रखी हुई है, और अगर हम बोलते हैं कि यह वह वस्तु है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बुक रखी हुई, यहाँ पर यह बुक रखी हुई है, तो मुझे बोलना है यह बुक है, तो ये तो पास में रखी हुई है, तो हम क्या बोलें कि वह बुक है, नहीं ये पास में रखी हुई है, हम बोलेंगे यह बुक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का, दिस इज बुक। ठीक है, लेकिन अगर यही वस्तु हम इस कोने पर, इस कॉर्नर पर बैठे हैं, और कोई वस्तु अगर दूसरे कॉर्नर पर रखी हुई है, हमसे दूर रखी हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वह किताब है। हम उसका ये नहीं बोले कि हम इसको ये नहीं बोले कि यह किताब, हम बोले कि वह किताब है। ठीक है, वह किताब है मतलब वह दूर रखी है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज बुक। ठीक है, तो दूर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, हमारे पास में कोई किताब रखी हुई है, तो हमने लिखा दिस इज बुक। ठीक है,
तो अगर हमारे पास एक किताब है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज बुक पास में, और अगर पास में हमारे कई किताबें रखी हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, THES, दिस आर बुक्स। ध्यान रखना, एक वचन और बहुवचन को आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन था, हमने वर्ब एक वचन लगाया। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन था, हमने वर्ब भी बहुवचन लगाया, ऑब्जेक्ट भी बहुवचन हो गया। ठीक है, तो ये जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर नाउन का मतलब भी होता है और प्रोनाउन को, लेकिन हम यहाँ पर बात किसी कर रहे हैं तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो एक वचन प्रोनाउन, एक वचन वर्ब, बहुवचन प्रोनाउन, बहुवचन वर्ब। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई एक सिंगल किताब है, वो हमसे दूरी पर रखी हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, दैट, इशारा करके लिखेंगे दैट इज बुक। ठीक है, और अगर वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, दोस आर बुक्स। एक वचन और बहुवचन का आपको जरूर ध्यान में रखना। ये एक वचन है, एक वचन हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन है बहुवचन हेल्पिंग वर्ब। समझ गए बात को। तो आज के लिए प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही। अब प्रोनाउन में अगले जो हमारे जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग को वीडियो देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए और समझिए उसको। ठीक है, धन्यवाद।